हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरके स्टडी जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज में जबलपुर संभाग की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम 3 संभाग पूरे कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हमारा उज्जैन संभाग हो गया है, फिर इंदौर भी हमने पूरा कर लिया है और सागर संभाग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे जबलपुर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत मुख्य रूप से 8 जिले आते हैं। जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी और डिंडोरी, ऐसे करके कुल 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये जो 8 जिले हैं ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हम अब जबलपुर जिला पढ़ेंगे। तो जबलपुर का गठन मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही 1 नवंबर 1956 को हो गया था। इसका क्षेत्रफल 5211 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 24,63,289 और जनसंख्या के मामले में इसका स्थान दूसरा है मध्य प्रदेश में। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पर 473 व्यक्ति निवास करते हैं। और यहाँ का लिंगानुपात 929 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर कुल 929 महिलाएं हैं। और यहाँ की कुल साक्षरता जो है वो 81.29% है और साक्षरता के मामले में इसका मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। जबलपुर जिले के अंतर्गत मुख्य रूप से 7 तहसीलें आती हैं। जो जबलपुर है, मझौली, पाटन, शाहपुरा, जबलपुर, पनागर, सिहोरा और कुंडम, ऐसे करके कुल 7 तहसीलों से मिलकर बना है। और इसके पड़ोसी जिलों में मंडला, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर और सिवनी आदि जिलों की सीमाओं को यह स्पर्श करता है। ये जो जबलपुर है यहाँ पर मुख्य रूप से नर्मदा और हिरण नदी प्रवाहित होती है। तो जबलपुर है यहाँ पर नर्मदा और हिरण नदी प्रवाहित होती है। इसके प्राचीन नामों में जबाली नामक ऋषि की तपोभूमि होने के कारण प्राचीन समय में इसे जबालीपुरम भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त इसको त्रिपुरी, तेवर, महाकौशल क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके उपनामों में आयुध राजधानी, संस्कार राजधानी आदि भी इसके नाम हैं और इसे आम जिला भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, पुराणों और किंवदंतियों के अनुसार इस शहर का नाम पहले जबालीपुरम था, क्योंकि इसका संबंध महर्षि जबाली से जोड़ा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह यहीं निवास करते थे। 1781 के बाद ही मराठाओं के मुख्यालय के रूप में चुने जाने पर इस नगर की सत्ता बढ़ी। बाद में यह सागर और नर्मदा क्षेत्रों के ब्रिटिश कमीशन का मुख्यालय बन गया। यहाँ 1864 में नगर पालिका का गठन हुआ था। ये जबलपुर है, सबसे पहले नगर पालिका का गठन मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1864 में जबलपुर में ही हुआ था। जबलपुर का जो प्राचीन इतिहास है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि काशी, पाटलिपुत्र, मगध आदि व अन्य ऐतिहासिक नगरों का है। ईसा पूर्व 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध के राजा नंद का विनाश किया था, तब उनका राज्य नर्मदा के तक फैला था। जबलपुर नगरी कभी गढ़ा गोंडवाना तो कभी त्रिपुरी नाम से भी विख्यात रही है। जो जबलपुर है इसको गढ़ा, गोंडवाना तथा त्रिपुरा के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक नगरी त्रिपुरी, मतलब इसको त्रिपुरी भी कहा जाता है। कलचुरी वंश की राजधानी थी, मतलब ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि यह कलचुरी वंश की भी राजधानी थी। इस वंश के युवराज प्रथम को राजशेखर ने विद्वसाल वंजिका में उज्जैनी भुंचंग कहा है। जबलपुर गोंड शासकों का भी गढ़ रहा है। जबलपुर की प्रसिद्धि यहाँ की गोंड रानी दुर्गावती के कारण रही है। मतलब जो जबलपुर है यहाँ की प्रसिद्धि 15वीं शताब्दी में यहाँ पर जो रानी दुर्गावती थी उनके कारण रही है। जबलपुर में मदन महल। जबलपुर मध्य प्रदेश में मदन महल किला उन शासकों के जीवन की गवाही के रूप में खड़ा है जिन्होंने 11वीं शताब्दी ईस्वी में अच्छी संख्या में जबलपुर पर शासन किया था। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित मदन महल किला राजा मदन सिंह द्वारा बनाया गया था। किले का संबंध राजा की माता रानी दुर्गावती से है, जो उस समय के एक बहादुर गोंड शासक थे। यह किला जो वर्तमान में खंडहर है, रानी दुर्गावती की आभा और उनके पूर्ण सुसज्जन प्रशासन और सेना के बारे में बताता है।
ये जो मदन महल किला है इसको राजा मदन शाह ने बनवाया था। जो जबलपुर की गोंड रानी है वो 15वीं शताब्दी की है, रानी दुर्गावती। जबलपुर गोंड रानी दुर्गावती के लिए भी प्रसिद्ध है। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1525 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था, जो अपने पिता की इकलौती संतान थी। ये जो रानी दुर्गावती है वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस और शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। 1542 में 18 साल की उम्र में रानी दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई थी। ये जो रानी थी ये राजपूत रानी थी, लेकिन इनका विवाह हुआ था गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ। मध्य प्रदेश में के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे। एक तो गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेड़ला आदि। तो दुर्गावती के पति जो दलपत शाह थे उनका अधिकार गढ़मंडला पर था। दुर्गावती का दलपत शाह के साथ विवाह बेशक एक राजनीतिक विकल्प था, क्योंकि यह शायद पहली बार था जब एक राजपूत राजकुमारी की शादी गोंड वंश में हुई थी। गोंड लोगों की मदद से चंदेल वंश उस समय शेरशाह सूरी से अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम रहा। मतलब उस समय शेरशाह सूरी का आतंक था, तो गोंड राजाओं की मदद से ही चंदेल वंशों ने अपनी राज्य की रक्षा की थी। 1545 में जो रानी दुर्गावती थी ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिनका नाम वीर नारायण सिंह रखा गया। लेकिन 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। जो इनके पति थी उनका पति का निधन हो गया था। दलपत शाह की मृत्यु पर दुर्गावती का बेटा वीर नारायण सिंह 5 साल का था और रानी दुर्गावती मतलब जैसे ही दलपत शाह की मृत्यु हुई तो अब शासन कौन करेगा, तो रानी दुर्गावती ने अपने बेटे वीर नारायण को गद्दी पर बिठाया और उसकी संरक्षिका बन गई तथा उसके नाम से जबलपुर पर शासन करने लग गई। लेकिन यही समय था जब दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। जो रानी दुर्गावती थी वो एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने बहुत सारे काम करवाए जबलपुर के अंदर। 1556 में मालवा के सुल्तान जो बाज बहादुर थे उन्होंने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने बुरी तरह से पराजित हुआ। पर यह शांति कुछ ही समय की थी। जो बाज बहादुर था मांडू का राजा, उसने गोंडवाना पर हमला बोल दिया था, लेकिन वो पराजित हुआ। दरअसल फिर उसके थोड़े समय बाद ही 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा रेवा पर आसफ खान का राज हो गया। अब मालवा और रेवा दोनों को ही सीमाएं गोंडवाना को छूती थी, तो ऐसे में अनुमानित था कि मुगल साम्राज्य गोंडवाना को भी अपने में विलय करने की कोशिश करेगा। जो मुगल थे वो गोंडवाना को भी अपने साम्राज्य में विलय करने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है उसकी सीमा इस राज्य को छूने लग गई थी। 1564 में आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया था। लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह घायल हो गया तो रानी ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और स्वयं युद्ध को संभाला। रानी दुर्गावती के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। रानी को भी सीने में और आंख में तीर लगे थे, जिसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़ने को कहा, लेकिन इस योद्धा रानी ने ऐसा करने से मना कर दिया। मतलब घायल होते हुए भी रानी ने युद्ध लड़ा और वह अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही। जब रानी दुर्गावती को आभास हुआ कि उनका जीतना असंभव है तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री जो आधार सिंह थे उनसे आग्रह किया कि वे उनकी जान ले ले ताकि उन्हें दुश्मन छू भी न पाए, लेकिन आधार सिंह ऐसा नहीं कर पाए। तो उन्होंने खुद ही अपनी कटार से अपने सीने में उतार ली। मतलब रानी जो थी वो स्वयं अपनी कटार से अपने सीने में उतार ली और मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो मतलब मुगलों को हाथ नहीं लगना चाहती थी, जिसके बाद गढ़मंडला का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। मतलब रानी की मृत्यु के बाद वीर नारायण ने भी संघर्ष किया, लेकिन कुछ समय के बाद उसका भी देहांत हो गया और फिर मुगल साम्राज्य में ये गढ़मंडला विलय हो गया।
जबलपुर के पास जहाँ एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उस स्थान का नाम बरेला है। ये जो जहाँ पर ये युद्ध हुआ था उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी है, जहाँ गोंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बना हुआ है। मतलब जो रानी दुर्गावती है इसी के नाम पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बना हुआ है। रानी दुर्गावती ने अपने सेनापति, जो इनके सेनापति थे आधार सिंह, इनके नाम पर आधार ताल और अपने नाम पर रानी ताल और अपनी दासी चेरी के नाम पर चेरी ताल बनाया, जो जबलपुर में है। मतलब इन्होंने 3 तालाब बनाए थे जबलपुर में, वो अपने सेनापति, अपनी दासी और अपने खुद के नाम पर बनाए थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है इसका मुख्यालय भी जबलपुर में ही है। 1956 में बनाता है और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। 1864 में जबलपुर को मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम बनाया गया था। जो जबलपुर है यह मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम 1864 को बना था। सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जबलपुर में ही होता है। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश की पहली मत्स्य उत्पादन निधि जबलपुर में ही बनी थी। वर्ष 2008 में बनी थी मत्स्य उत्पादन निधि। 1915 में होम रूल लीग की स्थापना जबलपुर में हुई थी और जो 1923 का झंडा सत्याग्रह था वो भी जबलपुर में ही हुआ था और गांधी जी ने अपना बहुत समय जबलपुर में ही व्यतीत किया था। जो महात्मा गांधी थे वो भी बहुत समय तक जबलपुर में ही रहे थे। देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी जबलपुर में ही है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र भी जबलपुर में ही स्थित है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र। रक्षा मंत्रालय का हेवी व्हीकल कारखाना, गन कैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, शासकीय पोस्टल एवं टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में स्थित है। जो रक्षा मंत्रालय होता है इसका हेवी व्हीकल कारखाना, गन कैरेज कारखाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये आदि कारखाने जबलपुर में ही स्थित है। एमपीईबी का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1950 को हुई थी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय भी जबलपुर में ही स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। देश की पहली स्वदेशी तोप धनुष का निर्माण जबलपुर में हुआ था। जो तोप होती है जो स्वदेशी है उसका निर्माण सर्वप्रथम जबलपुर में ही हुआ था, जिसका नाम धनुष था। सुगम पुस्तकालय 2018 देश की मतलब मध्य प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी नेत्रहीन छात्रों को पढ़ने के लिए जबलपुर में है। जो सुगम पुस्तकालय है वो 2018 में ई लाइब्रेरी बना नेत्रहीन छात्रों के पढ़ने के लिए, वो भी जबलपुर में ही स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है इनके नाम से ही यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी और प्रारंभ में इसका नाम जबलपुर विश्वविद्यालय था, लेकिन 1983 में इसे बदलकर रानी दुर्गावती किया गया। मध्य प्रदेश का आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 2011 में जबलपुर में खोला गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाना चाहा, लेकिन फिर राजधानी भोपाल को बनाया गया। मतलब मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसने राजधानी जबलपुर को बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन फिर भोपाल को राजधानी बनाया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना 1956 में जबलपुर में की गई थी। इसकी जो बिल्डिंग है इसका निर्माण राजा गोकुलदास ने किया था और इसका जो वास्तुकार है वो है हेनरी इरविन थे और इसको गोकुलदास ने 1879 में बनाया था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग को। बरगी बांध परियोजना। जबलपुर का बरगी डैम नर्मदा नदी पर बने 30 डैमों में से एक महत्वपूर्ण डैम है। इस डैम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। बरगी हाइवर्शन प्रोजेक्ट और रानी अवंती लोधी सागर प्रोजेक्ट इस डैम पर विकसित की गई, जो 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। समय के साथ साथ बरगी डैम जबलपुर के एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1974 में इसे प्रारंभ किया गया और 1990 में ये बनकर तैयार हुआ। इससे 90 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। जो बरगी बांध है इससे 90 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है और ये नर्मदा नदी पर है। और कभी कभी ऑप्शन में नर्मदा नहीं होता है तो भी बरगी भी अपन लगा सकते हैं। भेड़ाघाट भी जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर स्थित है। जबलपुर भेड़ाघाट स्थित संगमरमर की चट्टान अन्य किसी भी पर्यटन स्थलों में सर्वाधिक घूमा जाने वाला जगह है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जबलपुर और संगमरमरी चट्टान के एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। संगमरमरी चट्टान नर्मदा नदी के दोनों ओर करीब 100 फीट ऊंची है। भेड़ाघाट का वातावरण भी बेहद शांत रहता है। ये जो चट्टानें हैं संगमरमर की है और ऐसा आकर्षक नज़ारा मध्य प्रदेश में कहीं नहीं देखा जा सकता है जबलपुर के अलावा। धुआंधार जलप्रपात, ये भी जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस प्रपात की छटा अनुपम है। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है। यह सुरम्य प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर के चट्टानों से निकलता है। यह प्रपात जब बड़ी धारा के साथ गिरती है तो पानी की गिरने की आवाज़ काफ़ी दूर से सुनाई देती है। इस प्रपात के गिरने से उस स्थान पर कुहासा या धुआं सा बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। मतलब ये जो धारा ऊपर से गिरती है तो यहाँ धुआं सा बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। कचनारा सिटी शिव मंदिर, कचनारा सिटी की प्रसिद्धि यहाँ पर बहुत ऊंची शिव प्रतिमा के कारण देश विदेश में है। जो ये कचनारा सिटी है इसकी प्रसिद्धि यहाँ पर जो शिव की प्रतिमा है इसके कारण देश विदेश में है। यह मूर्ति सन 2004 में बनकर फरवरी 2006 में जन दर्शन व पूजा के लिए तैयार की गई थी। इस मूर्ति की ऊंचाई 76 फीट या 23 मीटर है। यह एक गुफा के ऊपर स्थापित है। इस गुफा में 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि देश के विभिन्न भिन्न शिव धार्मिक स्थलों से लाए गए हैं। मतलब यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी है जो कि भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों से लाए गए हैं। 64 योगिनी मंदिर, ये भी जबलपुर में ही स्थित है। इसके आसपास की सुंदरता देखने लायक है। ये भी बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ का भी। बैलेंसिंग रॉक, ये भी जबलपुर में स्थित है। एक पत्थर टिका हुआ है शिला के ऊपर। भारत में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं सच में सभी को हैरान कर देते हैं कि क्या ये सच में ऐसा है या फिर इसे बनाया गया है। जबलपुर का बैलेंसिंग रॉक कुछ ऐसा ही जिसे देखने सभी की आंखें लगभग कुछ मिनट के लिए बंद हो जाती हैं। 1997 में जब भूकंप ने पूरे शहर को हिला के रख दिया था तब भी बैलेंसिंग रॉक अपनी जगह पर ही टिकी रही। मतलब ये भूकंप में भी नहीं हिली थी, ये अपनी जगह पर ही टिकी रही थी। हनुमान ताल, ये भी जबलपुर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश पूरे भारत में झीलों की नगरी से भी जाना जाता है। जबलपुर उनमें से एक ऐसा शहर है जहां लगभग छोटे बड़े झील मिलकर 50 से भी अधिक झील है। इन झीलों में से बेहतरीन झील है हनुमान ताल। अपने प्राकृतिक खूबसूरती और आकर्षक दृश्य के लिए हनुमान ताल जबलपुर में सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। मतलब इसकी प्राकृतिक खूबसूरती इतनी अच्छी है कि इसको प्रमुख पर्यटन केंद्र माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, ये भी जबलपुर में ही स्थित है। त्रिपुर का शाब्दिक अर्थ होता है 3 शहर और सुंदरी का अर्थ होता है खूबसूरत महिला। ऐसे में इस मंदिर का अर्थ निकाला गया 3 शहरों की खूबसूरत देवियाँ। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शक्ति के सिद्धांत में देवी के जो 3 रूप पाए जाते हैं वही सही व्याख्या है और इनमें देवी की शक्ति और सार्थक को प्रतीक के तौर पर लिया गया है। ये भी मंदिर जबलपुर में ही स्थित है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर। पत्र पत्रिकाएँ, जबलपुर से निकलने वाली कुछ पत्र पत्रिकाएँ: कृषक चेतना, नर्मदा ज्योति, देशबंधु, दैनिक लोकमत, मेमदीप, लोक सेवा, युग धर्म, पहल, प्राची, तीसरा पक्ष, श्री शारदा, शुभचिंतक, छात्र सहोदर, प्रहरी, भारत वार्ता जबलपुर से निकलने वाली प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।